आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में जो अनुच्छेद 107 से 111 के बीच में इसमें पढ़ा दिया गया है। यह संसद की चौथी वीडियो है। संसद जैसे कि हम जानते हैं अनुच्छेद और पहले बताया कि यह संसद अनुच्छेद 79 से 122 तक है। हम इसे कई पार्ट में बांट करके हम धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं। आज हम 107 से 111 तक अनुच्छेद 107 से 111 तक पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 107 के बारे में। इसमें कहा गया है कि विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, मतलब विधेयक को कैसे प्रस्तुत किया जाता है और पारित जो किया जाता है विधेयकों को, उसके संबंध में जो भी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 107 में बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। इसमें कहा गया है कि धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के जो उपबंध दिए गए हैं उसके अधीन रहते हुए, मतलब उसको छोड़ करके एक तरह से अपवाद कह करके यदि कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। दूसरा कहा गया है कि अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उन पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 108 और 109 के जो उपबंध के अधीन रहते हैं जो भी विधेयक जब सदन द्वारा पारित किया जाता है, मतलब सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाए समझा, मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि यह पारित हो गया है, लागू हो चुका है, जब तक संशोधन के बिना या ऐसे संशोधन जिन पर दोनों सदन सहमत हो, इसके बाद उस पर सहमति जताई जाए तब वह सदन द्वारा पारित हो जाती है। जो ये बीच में अनुच्छेद 108 और 109 प्रयोग किए गए हैं, ये धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में जो हम कह सकते हैं एक तरह के अपवाद हैं, इनमें कुछ अलग ही शक्तियाँ दी गई हैं। और इसमें तीसरा कहा गया है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यवगत नहीं होगा। मतलब संसद में कोई भी अगर विधेयक विचाराधीन है तो उसमें से अगर कोई सदन उसका सत्रावसान हो जाता है, विघटित हो जाता है, तो जो यह विधेयक है ये ख़त्म नहीं होगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। नई संसद जब आएगी तो उसे विचाराधीन को आगे प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा और अपना मत दिया जाएगा। ये 3 खंड को हम इस तरह समझते हैं कि पहले में है कि संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकेगा कोई विधेयक, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक के छोड़ करके, और इसमें भी कहा गया धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ करके जब तक और कोई विधेयक हो, जब तक दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं तब तक यह पारित हुआ नहीं माना जाएगा। और तीसरा है कि अगर कोई विधेयक संसद में विचाराधीन है और सत्रावसान हो जाता है किसी सदन का, तो जो ये विचाराधीन विधेयक है वह लंबित मतलब ख़त्म नहीं होगा, वह वैसे का वैसा बना रहेगा। नई संसद जब आएगी उस पर विचार करेगी, उसे आगे बढ़ाएगी, अपना मत देगी। चौथा कहा गया है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। मतलब जैसे कोई विधेयक है राज्यसभा में लंबित हो चुका है, लंबित हो गया लेकिन लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया है, यदि इस बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा विघटित हो जाती है, तो यह जो विधेयक है वंचित नहीं होगा, वह जैसा का तैसा रहेगा। कोई पांचों का है कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाएगा। यहाँ पर लंबित का मतलब है न्याय के लिए विचार, मतलब विचार विमर्श के अधीन है, अभी भी उसको ना तो रिजेक्ट किया गया ना ही एक्सेप्ट किया गया है। पांचवें में कहा गया है कि कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है मतलब विचाराधीन है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है जो और राज्यसभा में विचाराधीन है, ये 2 कंडीशन बता रहे हैं। लोकसभा में लंबित है मतलब लोकसभा में विचाराधीन है, या दूसरा कंडीशन है लोकसभा में पारित कर दिया गया है लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन है। तो अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो 108 में प्रावधान दिए गए हैं उसके अधीन रहते हुए लोकसभा अगर विघटित हो जाती है उस टाइम पे, तो जो ये विधेयक है ये व्यवगत हो जाएगा, मतलब अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जो चौथे में कहा गया है कि राज्यसभा में जो अगर विधेयक विचाराधीन है जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, तो इस बीच अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो यह लंबित नहीं मतलब व्यवगत नहीं होगा।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 108। इसमें कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, कैसे बुलाई जाती है। इसमें पहला बताया गया है कि यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात, इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई विधेयक है जो एक सदन द्वारा पारित किया जाता है और दूसरे सदन को भेजा जाता है, तो इनमें दो शर्तें बताई गई हैं कि अगर वो क्या क्या कंडीशन बताया गया है कि पहला है दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। ये मतलब पहले सदन द्वारा पारित कर दिया गया और दूसरे सदन में भेजा गया हो, तो उसने अगर विधेयक अस्वीकार कर दिया हो तो संयुक्त बैठक बैठक बुलाई जाएगी। और दूसरा है विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। मतलब कहा गया यदि विधेयक में जो कुछ भी संशोधन किया जाता है उसके बाद अगर सदन अंतिम दोनों सदनों में अंतिम रूप से असहमत हो गए हों तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। मतलब अगर दोनों कहने मतलब ये है, अगर एक सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, मतलब अस्वीकृति हुई, तो राष्ट्रपति बैठक बुलाता है, और अगर असहमत हुए कोई भी सदन संशोधन के बाद तब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। और इसमें एक तीसरा और बताया गया है, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हैं, तो उस दशा के सिवा जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यवगत हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना, यदि वो बैठक में है तो संदेश द्वारा, यदि वो बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। इसमें कहा गया है कि यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को 6 माह से अधिक ज़्यादा समय के लिए रोक दिया गया हो, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन बताया गया कि अगर उस 6 माह में लोकसभा का विघटन हो गया है तब तो अपना मत दे ही नहीं पाएगा। तो अगर विघटित ना हुआ हो तब भी अगर लोकसभा विघटित नहीं हुई है, अगर उस बीच में अगर 6 महीने का ज़्यादा समय ले लेता है कोई विधेयक पारित करने में, तब राष्ट्रपति विचार विमर्श करने के लिए और अपने मत देने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। और यह सूचना यदि वह किसी सभा में बैठे हैं तब सभा में ही दी जाती है, यदि सभा में बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना जारी होती है, जिसमें कहा जाता है कि संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है। परंतु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। मतलब इसमें जो 108 के खंड में दिया गया है, ये कोई भी बात धन विधेयक पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 109 के बारे में। इसमें धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है। इसमें बताया गया पहला कि धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। मतलब धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होती है। और दूसरा बताया गया धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा, और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी। और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। सीधी सीधी बात बताएगी, इसमें धन विधेयक की जो पूरी पावर लोकसभा के ही पास है। जानते हैं कैसे? इसमें कहा गया धन विधेयक जब लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, इसके बाद वह राज्यसभा को भेजी जाती है उसकी सिफारिशों के लिए। तब राज्यसभा क्या काम है कि वह जिस दिन वह विधेयक को प्राप्त करता है उसके अगले 14 दिन के अंदर वह अपनी सारी सिफारिशें वह विधेयक लोकसभा को लौटा देगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि लोकसभा जो राज्यसभा अपनी धन विधेयक पर सिफारिश देता है उसको पूरी जितनी सिफारिशें सभी को मना कर सकता है, या कुछ सिफारिशें जो उसे ठीक लगे लोकसभा को उस पर रखकर और बाकी सारी सिफारिशें अस्वीकार कर सकता है। मतलब उसकी मर्जी, लोकसभा की मर्जी उसकी सिफारिशों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस पर कोई रोक नहीं है उन पर। तीसरा बताया गया है यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। इसमें बताया गया है यदि लोकसभा राज्यसभा जो अपनी सिफारिशें देती हैं धन विधेयक पर और उसको स्वीकार कर लेती है, तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा जो सिफारिशें की गई उसको सहित और जो लोकसभा उसमें उसके जो सिफारिशों को स्वीकार करके संशोधन करती है, तो इन दोनों को जब संशोधन करने के बाद ये दोनों सदनों द्वारा अपने आप पारित समझा जाएगा। सीधी सीधी बात है, अगर राज्यसभा की सिफारिश स्वीकार कर लेता है और संशोधन कर देता है लोकसभा, तो संशोधन होने के बाद
ये राज्यसभा को नहीं जाएगा, ये अपने आप दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा, पारित समझ लिया जाएगा। चौथा, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वो लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसमें फिर भी वही बात बताई गई है, फिर दोबारा कहा गया है कि यदि लोकसभा जो राज्यसभा सिफारिश करती है, यदि किसी भी सिफारिश को नहीं मानती है और लोकसभा ज्यों का त्यों, जैसे लोकसभा पहले पारित किया गया, ज्यों का त्यों रहने देती है, तो राज्यसभा सिफारिश का कोई मतलब नहीं होता, बिना संशोधन के वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा, जिसमें लोकसभा द्वारा पारित किया गया, ज्यों का त्यों ही पारित समझा जाएगा। ये जो दोनों खंड बताए गए हैं, तीसरा और चौथा, इसमें राज्यसभा जो अपनी सिफारिश करती है, लोकसभा अगर स्वीकार कर लेती है तो संशोधन कर देगा तो भी पारित समझा जाएगा, अगर अस्वीकार करती है तो ज्यों का त्यों जो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, ज्यों का त्यों ही स्वीकार कर लिया जाएगा, दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। इन दोनों खंडों का कहने का मतलब यही है। अब पांचवें के बारे में बात करते हैं। यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। अब फिर इसमें लोकसभा की शक्ति ही बताई गई है कि यदि वह जो विधेयक धन विधेयक पारित किया गया लोकसभा में, राज्यसभा को भेजा गया है, लेकिन उस धन विधेयक को 14 दिन के अंदर राज्यसभा लोकसभा को लौटाती नहीं है और यह अवधि समाप्त हो जाती है, तो जो लोकसभा ज्यों का त्यों पारित करके लोग राज्यसभा को देती है, वह उसी रूप में ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा अगर उसने नहीं लौटाता है तो। कुल मिला के अनुच्छेद 109 में लोकसभा की शक्तियां धन विधेयक को लेकर के सारी शक्तियां बताई गई हैं। इसमें यह निचोड़ निकलता है कि धन विधेयक की शक्तियां लोकसभा में ही है, लोकसभा धन विधेयक पर पूरा कंट्रोल करता है, राज्यसभा का इसमें कोई हाथ नहीं, बस उस पर वह अपनी सिफारिशें पेश कर सकता है और कुछ नहीं, बस उस पर सिफारिश अपनी दे सकता है। अनुच्छेद 110 के बारे में जानते हैं। इसमें जो धन विधेयक अभी तक उपबंध पढ़ रहे थे, उसमें इसमें बताया गया धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक क्या है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी यकीनी विषयों से संबंधित उपबंध हैं, प्रावधान हैं। पहला है कि किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। कर का अधिरोपण मतलब कर को थोपना, उसका निवारण, उसको त्यागना, उसमें परिवर्तन करके जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो इनसे संबंधित हो तो धन विधेयक कहलाता है। दूसरा है भारत सरकार द्वारा उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित किसी विधि का संशोधन। मतलब भारत सरकार द्वारा जो भी उधार लिए गए धन है उनका क्या एक तरह से कह सकते हैं विनियमन, मतलब होता है प्रतिबंध जो होता है, प्रतिबंध जो होते हैं वो, और भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन हो तो धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। तीसरा खंड है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसे किसी निधि में धन जमा करना है उसमें से धन निकालना, ये धन विधेयक की परिभाषा है। मतलब भारत की संचित निधि है जो उसमें या आकस्मिकता निधि है उसकी अभिरक्षा करना और उस निधि में से धन निकालना है, धन जमा करना, ये धन विधेयक का उदाहरण है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना मतलब उसका उपयोग करना, ये संचित निधि मतलब धन विधेयक का परिभाषा है। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, मतलब जिससे भारत की कोई भी कहीं भी खर्चा हुआ है वो भारत की संचित निधि पर थोपा जा रहा है तो वह भारत की मतलब धन विधेयक की परिभाषा होगी। या किसी व्यय की मतलब जो खर्चे हैं उसको रकम को बढ़ाना, ये भी धन विधेयक की थ्रू ही होता है। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना या अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संग्रह शाखाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, ये मतलब भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा जो धन प्राप्त करता है वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। या ऐसे धन की अभिरक्षा है उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। छठे में कहा गया उपगण ख से उपगण च में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई भी विषय, मतलब इससे संबंधित जो का से चा तक के बीच में कोई भी विषय हो उसे संबंधित अगर कोई भी विषय होता है तो वह धन विधेयक कहलाता है, धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है।
दूसरा कहा गया है, कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनी शास्त्रियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनके संदाय का उपबंध करना, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। इसमें कहा गया है कि जुर्माना यानी धन्य शास्ति मतलब धन की कोई भी जुर्माना, इसका अधिरोपण जब होता है या जो जानने की इच्छुक जो मतलब फीस ली जाती है, जैसे कोई संस्था है वह कुछ चीज़ सिखाती है तो उसके लिए फीस ली जाती है या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग की जाती है, तो वह धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। या कोई ऐसा धन विधेयक नहीं समझा गया यदि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी मतलब कोई भी संस्था है उसके द्वारा कोई भी प्रयोजन करके कर का अधिरोपण किया जाता है। कोई भी संस्था जैसे चलाई जाती है तो उसको चलाने के लिए कर की मतलब पैसों की आवश्यकता होती है, तो वह कर के रूप में यदि उसका अधिरोपण करता है या उस कर में कुछ परिवर्तन करता है, उसको कुछ प्रतिबंध लगाता है, उसमें कुछ बदलाव करता है, तो यह धन विधेयक नहीं माना जाएगा। और इसमें एक बात बताई गई है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। मतलब फिर भी यहाँ लोकसभा की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा निश्चित करेगा और उसका जो निश्चय होगा, वह जो मत अपना बताएगा कि यह धन विधेयक है नहीं, वह अंतिम रूप से मान्य होगा। और चौथा बताया गया है कि जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। मतलब जो भी 109 के अनुच्छेद 109 के अंदर जो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, वह उस रूप में धन विधेयक जब राज्यसभा को पारित किया जाता है, मतलब राज्यसभा में भेजा जाता है, तो और वह पारित होने के बाद जब अनुच्छेद 111 के अधीन मतलब कहा गया है कि राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे और वह लोकसभा अध्यक्ष या प्रमाणित पृष्ठांकित करेगा उस पर कि यह धन विधेयक ही है। अब अनुच्छेद 111 के बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया विधेयकों पर अनुमति, जब कोई विधेयक संसद के सदन द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लगाता है। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, तब राष्ट्रपति उस पर घोषित करता है अपने हस्ताक्षर के द्वारा कि वह धन विधेयक पारित होने के लिए अनुमति अपनी देता है कि नहीं, वह अनुमति रोक लेता है। ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इसमें कहा गया है कि फिर परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की अवांछनीयता पर विचार करें जिसकी उसने संदेश में सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है, अब कोई और विधेयक है, धन विधेयक को छोड़ के कोई और विधेयक है, तो वह सदनों को वापस लौटा सकता है। मतलब राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता, धन विधेयक को उसे साइन करना ही करना है, हस्ताक्षर करने ही करने हैं। और इसमें यह कहा गया है कि यदि वह लौटा सकेगा सदनों को मतलब एक संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या किसी उसके विनिर्दिष्ट उपबंधों पर, मतलब उस विधेयक पर कि उसके अंतर्गत कोई भी प्रावधान ऐसे हैं जिस पर पुनर्विचार करे और उसमें संशोधन कर पुनः स्थापित करे, मतलब संशोधन करे उस पर, और उसने जो मतलब संशोधन इस प्रकार करे जो उसने सिफारिश की हो, राष्ट्रपति ने जो सिफारिश की हो उस पर संशोधन करे, विचार करे। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। और फिर आगे कहा गया है कि जब विधेयक इस प्रकार वापस आ जाता है तो सदन उस पर पुनः विचार करता है और विधेयक को संशोधन कर देता है या बिना संशोधन के ही राष्ट्रपति के बाद फिर से पारित होने के लिए भेजता है। तब राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा ही देगा, उसको वापस नहीं भेज सकता राष्ट्रपति।
और हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।